Psi square represent the probability density. Psi square represent the probability density of finding the electron in at a particular point. At a particular point, psi square represent the probability of finding the electron at a particular point. तो बेसिकली psi square probability density होता, जैसे डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी भी ये मान के चलना पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें जब हम लोग वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, बिल्कुल आप उसी तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर में एक इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट स्फीयर के बाहर कभी नहीं निकल सकता, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो इंसेक्ट उस स्फीयर के अंदर कहां रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस एरिया में रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ में आ रहा? तो अब हम लोग 3 डायमेंशनल पिक्चर में आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अब वो 2 डायमेंशनल ऑर्बिट वाला कंसेप्ट तो रहा रही। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अराउंड द न्यूक्लियस बट इन अ रैंडम मोशन, इट डज नॉट फॉलो एनी सर्कुलर पाथ, इट इज इन रैंडम मोशन। तो जब रैंडम मोशन में है तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन का होने का संभावना किस एरिया में ज्यादा है। क्या वो स्फीयर के सेंटर के पास ज्यादा टाइम बिताता है कि स्फीयर से कुछ r डिस्टेंस के दूरी पे ज्यादा टाइम बिताता है? तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। खैर, पिछले क्लास में आपको श्रोडिंजर इक्वेशन बताए थे। श्रोडिंजर इक्वेशन को बेसिकली हम लोग H psi is equal to E psi के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, where H is called Hamiltonian operator. H is called Hamiltonian operator. This E will be called as energy. E total energy है, लेकिन E can also be treated as eigen value बोला जाता है इसे। eigen value, psi will be the eigen function. खैर ये सब टर्म खाली ध्यान रखना, टर्म्स याद रखना है। अब ये आइगन हैमिल्टोनियन क्या है वो तो डिटेल आप लोग आईआईटी के अंदर पढ़ोगे, हायर मैथमेटिक्स है। लेकिन श्रोडिंजर इक्वेशन को हम लोग इन जनरल H psi इज इक्वल टू E psi के फॉर्म में लिख सकते हैं। H का क्या एक्सप्रेशन होता है वो भी हम आपको पहले बता। नाउ जब psi के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो इट कम्स एज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, सम नंबर n, l, m एटसेट्रा, e का भी फंक्शन आएगा एटसेट्रा। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके psi वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक्सप्रेशन आता है, लेकिन सारे इक्वेशन सोल्यूशन कंसिडर नहीं किए जाते। क्या कंडीशन लिखा होते? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी psi स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी क्या था? dx इंटू dy इंटू dz। अगर 1 के बराबर आया तो उसी को हम लोग सोल्यूशन मानते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 बिठाकर जब सोल्यूशन चेक किया गया तो सिर्फ एक ही ऐसा इक्वेशन आया जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, psi 1 लिखा दिए थे। n इज इक्वल टू 2 के लिए जब हम लोग सॉल्व किए तो उसके लिए 2 इक्वेशन आया, psi 1 एज वेल एज psi 2। 3 के लिए psi 1, psi 2, psi 3 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा? ठीक। नाउ ऐसे कंसिडर करो कि लेट दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सेस, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। यहां पर है न्यूक्लियस, ओरिजिन पे क्या लाई कर रहा? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इस 3D स्पेस में, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इस 3D स्पेस में। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट लिए 3D स्पेस में एट अ डिस्टेंस r, 3D स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट लिए एट अ डिस्टेंस r, इस r का कोऑर्डिनेट होगा x, y, z, तीनों वैल्यू। मतलब ये जो पॉइंट है वो xz प्लेन पे नहीं है, ना ही ये xy प्लेन पे है, ना ही ये yz प्लेन पे है। ये कहीं तो ऐसे पोजीशन पे आया हुआ पॉइंट है, समझ में आ रहा? वहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर गिरा है, तो मान लो परपेंडिकुलर यहां आके टकराया, क्योंकि वो प्लेन पे नहीं है तो वहां से परपेंडिकुलर अगर गिराएंगे तो वो परपेंडिकुलर कहां पर आएगा? xy प्लेन पे आएगा। लेट द लाइन जॉइनिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज दिस। अगर हम लोग बोले तो इस पॉइंट का ये होगा x वैल्यू, समझ आ रहा है? ये वाला जो वैल्यू होगा वो z वैल्यू,
और ये वाला जो वैल्यू होगा वो y वैल्यू, एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई एंड z. Let us consider a point in a three-dimensional space at a distance r. Now, this length, this line is making an angle theta with the z-axis, theta with the z-axis, and phi with the x-axis, phi angle with the x-axis. तो अगर हम तुमसे बोले what will be the value of x there? What will be the value of x? ये लेंथ कितना होगा? तो हमें पता है कि ये अगर r है तो ये z जो लेंथ होगा, सबसे पहले तो हम z लिख सकते हैं। z का वैल्यू क्या आएगा? r cos थीटा। तो z विल बी इक्वल टू r cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? सिमिलरली बताओ कि ये x वैल्यू कितना आएगा। तो अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलर लेंथ ले लें और ये परपेंडिकुलर लेंथ का कॉस ले लें तो मेरे को ये लेंथ मिल जाएगा। दिस लेंथ cos of phi will give me this length. Yes or no? अगर ये लेंथ का sin of phi लेंगे तो मेरे को ये वाला लेंथ मिलेगा। cos of phi लेंगे तो ये वाला लेंथ मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ क्या होगा? तो r cos phi ये लेंथ है, तो r sin phi क्या लेंथ होगा? ये वाला। तो ये जो लेंथ है इट इज r sin थीटा। r cos थीटा तो ये वाला लाइन हो गया, लेकिन r sin थीटा लेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर वाला आएगा ना। ये लेंथ कितना है? r sin थीटा। r sin थीटा का cos ले लिए तो x आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा सबको? x विल बी इक्वल टू r sin थीटा cos, r sin थीटा cos phi। ये कितने को समझ में नहीं आया बताइए? हाँ, अगर तुम्हें ये वाला लेंथ पता है तो ये लेंथ कितना होगा? z इज इक्वल टू हाउ मच इन टर्म्स ऑफ r cos थीटा। ये तो समझ रहे हो ना यार कि अगर मान लो कि ऐसा अगर सिचुएशन है, अगर ये थीटा एंगल है, ये r है, तो ये लेंथ क्या होगा? r cos थीटा। ये लेंथ क्या होगा यहां से यहां तक? r sin थीटा होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ये चीज? ये लेंथ बोल या ये लेंथ बोल, बात तो बराबर ही है। तो दिस लेंथ इज r sin थीटा, दिस लेंथ इज r cos थीटा। सेम वे अगर ये r है तो r cos थीटा ये लेंथ हो गया, r sin थीटा कौन सा लेंथ होगा? ये वाला ना। यस और नो? और इस r sin थीटा का cos ले लिए तो मेरे को x का कंपोनेंट मिल गया। तो r sin थीटा cos phi इज x। Yes or no? Similarly, what is y? Tell me y. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो r sin थीटा sin phi, r sin थीटा sin phi। अब देखो, नो डाउट श्रोडिंजर इक्वेशन जो था हम लोग जो लिखे थे कि डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस ऑफ बी इंटू साई विल बी इक्वल टू 0। यह श्रोडिंजर इक्वेशन था। बट दिस इक्वेशन इज रिटन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? जिसमें एक्स वाई जेड हम लोग दोनों बोलते हैं, है कि नहीं? अगर इसका x, इसका y, इसका z को रिप्लेस कर दो इन तीनों वैल्यू से, व्हेन x, y, z आर रिप्लेस्ड बाय r, थीटा, phi। x, y, z को अगर हम रिप्लेस कर दिए r, थीटा, phi से, देन द इक्वेशन विल बिकम इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट जब ये r, थीटा, phi में आ जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। बेसिकली व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x, y एंड z। कोई भी पॉइंट को हम लोग उसका कोऑर्डिनेट कितना लिखते हैं? x भी लिखते हैं, y भी लिखते हैं और z भी लिखते हैं। दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? जब x, y, z को हम r, थीटा, phi से रिप्लेस कर दें।
पोलर कोऑर्डिनेट में आर, थीटा और फाई का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। जब एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे आर साइन थीटा कॉस फाई से, वाई को रिप्लेस कर दिए आर साइन थीटा साइन फाई से, जेड को रिप्लेस कर दिए आर कॉस थीटा से, तो तुम खुद सोच सकते हो कि ये इक्वेशन जो है ये एंटायरली आर थीटा फाई में बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आर थीटा फाइव में बन जाएगा। वो इक्वेशन जो आर थीटा फाइव में बन जाए उसे हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन। उसे हम लोग बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन। कॉपी करो यहां पर। तो देखिए, when the polar coordinate Schrodinger equation is solved, when a polar coordinate Schrodinger equation is solved, we get psi, जो कि r theta phi में था ना, that comes equal to, जैसे पहले भी हम लिखे थे, psi is equal to फंक्शन ऑफ x आएगा, y आएगा, z आएगा, एनर्जी आएगा, और कुछ नंबर का भी फंक्शन होता है NLM। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। जब हम लोग उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं, कैसे चेंज किए? x के बदले हम लोग r sin थीटा cos फाई बिठा दिए, y के बदले हम लोग r sin थीटा sin फाई बिठा दिए, z के बदले हम लोग r cos थीटा बिठा दिए, तो पूरा इक्वेशन r थीटा और फाई में आ गया। अब उसे जब हम लोग सॉल्व करके साई निकालते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा फॉर्म का इक्वेशन मिलता है। हम लोग को मिलता है एक ऐसा फंक्शन जो कि सिर्फ r पे डिपेंड करता है, तीन भाग में बंट जाता है। साई जो होता है वो तीन फंक्शन का मल्टीपल आता है। एक तो r ऑफ r, माने कैपिटल R इज अ फंक्शन, समझना एक बात है ना। r को हम लोग बोलेंगे रेडियल फंक्शन जो कि सिर्फ r पे ही डिपेंड करता, मल्टीप्लाइड बाय इसे हम बोल रहे हैं थीटा फंक्शन जो कि एंगल थीटा पे डिपेंड करता है, और एक जो फंक्शन मिलता है वो फाई फंक्शन जो कि एंगल फाई पे डिपेंड करता है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो जो सोल्यूशन मिलता है वो सोल्यूशन के तीन पार्ट होते हैं। साई जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि, जैसे तुम खुद सोचो कि मान लो तुम्हारे सामने साई ऐसे लिखे कि साई इज बेसिकली सिग्मा आर स्क्वायर प्लस r प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव। मान लो साई ऐसा आया, सॉल्व किया तो साई ऐसा आया, तो सर साई इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो है ये तो सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है ना, इसको बोल दिए रेडियल फंक्शन। मल्टीप्लाइड बाय एक ऐसा भी फंक्शन आया जो सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय साइन फंक्शन। तो जब भी हम लोग सॉल्व करके साई निकालते हैं तो हमेशा हम लोग ये पाए कि जो आया साई का एक्सप्रेशन वो तीन फंक्शन का मल्टीपल आया, रेडियल फंक्शन का मल्टीप्लाइड बाय थीटा फंक्शन का मल्टीप्लाइड बाय फाई फंक्शन, ये तीन भाग में बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फंक्शन, और ये दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं एंगुलर फंक्शन। दोनों को हम लोग मिला के बोल देते हैं एंगुलर फंक्शन, जो कि एंगल पे डिपेंड करता, सिर्फ एंगल से रिलेटेड है, आर पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है और ये सिर्फ आर पे डिपेंडेंट रहता है। व्हाट इज द आर? इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टेकन इन अ 3D स्पेस। समझ में आ रहा? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या है? आर। तो जब हम लोग उस पोलर कोऑर्डिनेट वाले श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन हमारे सामने आता है वो बेसिकली इस फॉर्म का होता है। ऐसे समझने के लिए हम लिखे इस फॉर्म का मतलब एक फंक्शन होगा जो सिर्फ r पे डिपेंड करता, एक फंक्शन जो होगा वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता, एक फंक्शन जो होगा वो सिर्फ फाई पे डिपेंड करता है। देयरफॉर इन जनरल इट कैन बी रिटन एज रेडियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना? रेडियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन n एंड l। रेडियल फंक्शन में पाया गया कि वो n और l दो नंबर पे डिपेंड करता है। थीटा फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है दो नंबर पे l एंड m, और फाई जो होता है वो सिर्फ m पे डिपेंड करता है। तीन नंबर आए श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्व करने पे, n, l एंड m। अब ये क्या होता है हम आगे तुमको बताएंगे। n और l पे डिपेंड करता रेडियल फंक्शन,
एल और एम पे डिपेंड करता है एंगुलर फंक्शन थीटा फंक्शन, और सिर्फ एम पे डिपेंड करता है फाई फंक्शन, जो कि वो भी एंगुलर फंक्शन। क्लियर? अब अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दे बेटा, स्क्वायर साई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर आर, थीटा स्क्वायर थीटा, फाई एक फंक्शन है जो कि फाई का है, फाई स्क्वायर कर देंगे तो यही होगा ना। अब इसे हम लोग नाम दे देंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसे हम लोग नाम दे देंगे एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देख, जब हमें साई स्क्वायर पता चल गया, हम एन एल एम सब वैल्यू बिठा दिए, तो मेरे को साई स्क्वायर पता चल जाएगा ना। साई स्क्वायर का दो भाग है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? मान लो हम न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस है, रैंडमली आर डिस्टेंस की दूरी पे, आर डिस्टेंस की दूरी पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कम्स बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी मिनिमम क्या हो सकता है? 0, मैक्सिमम क्या हो सकता है? 100%, दैट इज 1। आर डिस्टेंस का दूरी पे हम गए और वहां हम उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। तो मेरे से आर डिस्टेंस की दूरी पे, जैसे मान लो ये आर है, आर डिस्टेंस की दूरी पे हम चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कितना हो, कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर आर निकाल ली। बात समझ में आ रहा है? और ऐसे ही अगर हम घूम गए पूरे स्पेस में, तो हम कौन सा एंगल को वेरी कर रहे हैं? हम वेरी कर रहे हैं मान लो थीटा को, थीटा ही तो वेरी हो रहा है। लेकिन हम ऐसे ऐसे अगर मूव किए तो हम फाई को भी वेरी कर रहे हैं। दो एंगल है ना, समझना। एक तो आर डिस्टेंस की दूरी, ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बना रहा है, फाई भी एंगल बना रहा है। अगर हम ऐसे ही घूम जाए चारों ओर, समझ में आ रहा है, तो एक एंगल को फिक्स करके घूमे कि नहीं घूमे, और फाई को भी अगर हम मूव कराते हुए अगर हम घूम रहे हैं, तो मेरे चारों ओर जो स्पेस है उसके हर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? देख, ऐसे समझना, थोड़ा सा फील करो, थोड़ा टफ टॉपिक है ये, नो डाउट ये टफ टॉपिक है, इसको समझना और समझाना भी बहुत टफ है। हम फील ऐसे करा रहे हैं, आई एम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट गारंटेड कि कहां है कहां नहीं। हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन आखिर है कहां। इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट, ठीक है, हम न्यूक्लियस है, मेरे पास फंक्शन एक ऐसा मिल गया जो मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। क्या मिला मेरे को? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर आप वेव माने हो, तो जहां उस वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे वहां पे मेरे को मिल जाएगा एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जहां ज्यादा एनर्जी होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना भी ज्यादा है। ये हम पिछले क्लास में बताए थे, है कि नहीं? अब हम एक आर डिस्टेंस पे गए, ठीक, उस पॉइंट पे वहां का साई स्क्वायर निकाले हम, वहां का क्या निकाले? साई स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू आया ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन वहां पे मेरे को प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिला मान ले 0.9, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमने वहां पे एक डॉट बना दिया, हमने वहां क्या बनाया? एक डॉट लगा दिए हम अपने तरफ से। फिर हम क्या किए कि फिर हम आर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाए, देखें कि प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ गया? 0। फिर हम आर डिस्टेंस पे इधर गए तो मेरे को बहुत सारा प्रोबेबिलिटी मिला। जहां जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मेरे को फाइनाइट वैल्यू आया वहां वहां हम डॉट लगाते चले जा रहे हैं, डॉट लगाते चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इधर गए, प्रोबेबिलिटी का वैल्यूज मिला, डॉट लगाते चले गए। बात समझ में आ रहा है? इस पूरे क्लासरूम के अंदर जो डॉट जो हम लगाए उसका डेंसिटी यहां ज्यादा होगा, लेकिन वहां पे डेंसिटी क्या होगा? कम। लेकिन अगर मेरा आर क्लासरूम के बाहर चला गया तो क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग या स्टूडेंट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिलेगी? 0 ना। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर 3D स्पेस के अंदर ही मिलने का प्रोबेबिलिटी मिल रहा मेरे को। एक इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फाइनाइट कहां आया? एक 3D स्पेस के अंदर। और ये 3D स्पेस क्या है? मेरे लिए क्लासरूम है।
क्लासरूम के बाहर तो स्टूडेंट डिफाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो ना। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस रादर देन सेइंग कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो गलत बात है ना। हम तो ये बात करेंगे कि भाई न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। अगर हम बोलो, अगर हम आर और भी ज्यादा बढ़ाएं तो हो सकता है कि मेरे को बगल वाले क्लासरूम में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बगल वाले क्लासरूम में स्टूडेंट मिल जाए। तो आर बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपको और भी बहुत सारे 3 डायमेंशनल स्पेस आपको मिल जाए जिसमें स्टूडेंट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? लेकिन न्यूक्लियस से जैसे जैसे आर बढ़ता है एनर्जी भी बढ़ता है। वी नो दैट n = 1 मतलब फर्स्ट शेल, n = 2 मतलब सेकंड शेल, एनर्जी शेल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिट। एनर्जी शेल भी एक स्फेरिकल शेल होगा जो न्यूक्लियस के चारों ओर होगा। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस से मिनिमम डिस्टेंस पे मेरे को कितना शेल में कितना डिफरेंट शेप मिला जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है? एक। यही क्लासरूम का एक शेप मिला जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग फाइनाइट है, जीरो तो नहीं आया, कहीं कम आया कहीं ज्यादा आया। लेकिन इस क्लासरूम के बाहर तो स्टूडेंट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। बस वैसे ही समझना कि हम लोग क्या करते हैं उसके बाद कि न्यूक्लियस के चारों ओर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे समझो, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर हम लोग इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? साई स्क्वायर। साई तो मेरे पास तैयार है, अगर साई तैयार है तो साई स्क्वायर भी तैयार है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे, थीटा पे और फाई पे। आर, थीटा, फाई बिठाते चले जाओ, आपको प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिलता चला जाएगा। कहीं जीरो मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा। बात समझ में आ रहा? मान ले इस न्यूक्लियस से हम इस डिस्टेंस पे गए, मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्रेटर देन जीरो मिला, डॉट लगा दिए। फिर हम इधर गए, डॉट लगा दिए, फिर हम इधर गए, डॉट लगाए, डॉट लगाए, डॉट लगाए, मिलते चला गया। लेकिन यहां मान लो नहीं मिला, नहीं मिला तो हम डॉट नहीं लगाए। समझ आ रहा है? इस तरीके से जब हम लोग n = 1 बिठाकर एंगल को वेरी करा के, r को वेरी करा के जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और डॉट बिठाने लगते हैं, डॉट बिठाने के बाद जब हम उस डॉट को दूर से देखते हैं तो मेरे को एक स्फेरिकल शेप नजर आता है, मेरे को एक स्फेरिकल शेप नजर आता है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्फेरिकल शेप नजर आता है। हम बोल सकते हैं ना कि स्फीयर के अंदर उस डॉट ही डॉट भरा हुआ है, उस पूरे डॉट को अगर हम दूर से देखें तो एक स्फीयर दिख रहा है। समझा ना? उस स्फीयर के बाहर तो इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना क्या था? जीरो। इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी इसी स्फीयर के अंदर है। यस और नो? सच काइंड ऑफ शेप्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिट करके कोई चीज नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा 3 डायमेंशनल एरिया, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज फाइनाइट, दैट विल बी नाउ कॉल्ड एज ऑर्बिटल। I am the nucleus. This classroom is the first closest orbital where there is a electron finding probability. क्लासरूम के बाहर जीरो। लेकिन हम हो सकता है कि रेडियस और बढ़ा दें तो मेरे को अगल बगल वाला भी क्लासरूम में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसका जैसा शेप है वही शेप आपको उस क्लासरूम में भी मिले। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, शेप में चेंज भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से अब देखो, ये काम तो हम लोग मैन्युअली नहीं कर सकते, ये काम किया जाता है कंप्यूटर इस सब का इस्तेमाल से कि भाई कैलकुलेट करता चला जा और जहां जहां प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है वहां पे डॉट लगाता चला जा। कंप्यूटर ने हर जगह डॉट लगा दिया, जहां जहां उसको फाइनाइट मिला उस शेप को, उसको हम दूर से देखें तो मेरे को क्या मिला? एक स्फेरिकल शेप। द शेप कैन वेरी, इट कैन बी अ डम्बल शेप, इट कैन बी अ डबल डम्बल शेप, बट दोज शेप्स आर ऑफ ऑर्बिटल। नोट करो, ऑर्बिटल्स।
orbitals. It is the three-dimensional volume around the nucleus. It is the three-dimensional volume around the nucleus. It is the three-dimensional volume around the nucleus in which the electron finding probability is finite and maximum. It is the three-dimensional volume around the nucleus in which the electron finding probability is finite and maximum. अब हम लोग ऑर्बिट का बात नहीं करेंगे, हम लोग ऑर्बिटल का बात करेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? देखे, हम जैसे पिछले क्लास में बोले थे, दूर से देखे तो स्फीयर दिखा, तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि एक प्लास्टिक का बॉल है, उसके अंदर एक मक्खी है। मक्खी उस बॉल के अंदर रैंडमली पूरा घूम रहा है। अगर उस एरिया के अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालते तो हर जगह मेरे को प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 मिलता, लेकिन उस प्लास्टिक एरिया के बाहर अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या मिलता? 0। तो दैट स्फेरिकल बॉल इज द ऑर्बिटल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। दैट स्फेरिकल बॉल इज द ऑर्बिटल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, कि भाई उसी एरिया में वो रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। अब उस एरिया के अंदर कहां रहेगा, दैट इज नॉट गारंटेड। इट डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी। इट मे लाई नियर टू द सेंटर, इट कैन स्पेंड मोर टाइम अवे फ्रॉम द सेंटर, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक ऐसा थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिले, उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। अब आप लोग को अच्छी तरह पता है कि जब n = 1 फर्स्ट एनर्जी शेल, हमको एक ही सोल्यूशन मिला था psi1, एक ही सोल्यूशन मिला था psi1, मतलब एक ही इक्वेशन मिला इलेक्ट्रॉन को वेव मानने के बाद। एक ही इक्वेशन मिला इलेक्ट्रॉन को वेव मानने के बाद। ऐसी बोलेंगे ना, एक ही वेव फंक्शन मिला ना, जो कि सेटिस्फाई कर रहा था -∞ से +∞ = 1, दूसरा तो नहीं मिला। इसको स्क्वायर करके हर जगह हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाले और डॉट लगाते चले गए, तो मेरे को एक तरह का शेप मिला। एक इक्वेशन एक ही तरह का शेप देगा, क्योंकि एक इक्वेशन का psi1 है तो psi1 स्क्वायर ही तो मिला ना प्रोबेबिलिटी। एक पर्टिकुलर इक्वेशन एक ही तरह का शेप देगा, और इसी psi1 से जो शेप मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं s ऑर्बिटल। उसे हम लोग बोलते हैं s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस कहां पर है? यहां पर। ये सब पूरा डॉट है, डॉट से भरा हुआ मान ले। s ऑर्बिटल। तो n = 1 माने फर्स्ट एनर्जी शेल तक सिर्फ ऐसा शेप है या एक ही ऐसा वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और वो शेप कैसा है? स्फेरिकल है। और उसे हम लोग क्या नाम देते? s ऑर्बिटल नाम देते। जब n = 2 में गए थे तो हमें psi1 और psi2 दोनों मिला था। psi1 को स्क्वायर करके डॉट बिठाते गए, एक शेप मिला। psi2 को स्क्वायर करके फिर डॉट बिठाते चले गए, दूसरा शेप मिला। एक शेप को बोलेंगे s ऑर्बिटल और दूसरा शेप को हम लोग बोलेंगे p ऑर्बिटल। s हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, p जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। मतलब यहां न्यूक्लियस है, ध्यान देना, न्यूक्लियस जब हम डॉट बिठाए तो डॉट ऐसे लगा, यहां लगा, बाकी इधर उधर नहीं लगा। तो हम दूर से देखे कैसा शेप मिला? डम्बल।
समझ में आ रहा है? सिमिलरली n इक्वल टू 3 में psi1 भी मिला, psi2 भी मिला, psi3 भी मिला, माने s भी मिला, p भी मिला और एक और नया शेप मिला d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल। न्यूक्लियस यही है बीच में, डॉट बिठाए तो दूर से डॉट को देखे तो ऐसा दिखा। ये शेप का मतलब अब समझ में आया? What is that shape? It is the three-dimensional volume under which the probability of finding the electron is maximum। और वो वॉल्यूम का अलग अलग शेप, अलग अलग ऑर्बिटल नाम दिए उसको। तो तुम ऐसे समझना, n इक्वल टू 1 के दायरे में एक ही ऐसा क्लासरूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थोड़ा और दूर गए, n इक्वल टू 2 पे गए तो मेरे को दो अलग अलग क्लासरूम मिले। एक तो यही शेप का है जहां स्टूडेंट बैठा है, और एक दूसरे शेप का क्लासरूम है, वहां भी स्टूडेंट बैठा है, लेकिन तीसरा क्लासरूम नहीं मिला। और दूर गए, चारों तरफ घूमे तो मेरे को 3 तरह के क्लासरूम मिले जहां पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एक तो यही शेप का, एक वो सेकंड वाले शेल का शेप का, और एक नया शेप मिला d ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? And similarly, when n is equal to 4, psi1, psi2, psi3, psi4, s, p, d, f, और f का शेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है जो हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? So what is s, p, d, f? They are orbitals. And what are orbital? It is the three-dimensional volume around the nucleus under which the electron finding probability is maximum. और ये शेप कैसे तैयार किया जाता है? कंप्यूट करके, डॉट लगा के। – 100%। अभी हम बताएंगे ना कैसे इमेजिन करना है। ये क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब ध्यान देना, n इक्वल टू 1 में s मिला, n इक्वल टू 2 में भी s मिला, p मिला, n इक्वल टू 3 में मिला s, p, d, n इक्वल टू 4 में s, p, d, f। अब ये सारे s को अलग अलग पहचानने के लिए हम लोग उसके पहले n का वैल्यू लगा देते हैं। दिस इज 1s, माने पहला शेल का s, दूसरा शेल का s, दूसरा शेल का p, तीसरा शेल का s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। n इक्वल टू 5 पे जाते तो s, p, d, f और g भी मिलता। जो हम लोग G का बात नहीं करेंगे, H का बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते चलेगा तो G, H, I, J सब लगेगा। आपके सिलेबस में F तक। उसका भी कारण है क्योंकि अब तक जितने एलिमेंट्स हम लोग खोज चुके हैं उनके इलेक्ट्रॉन सिर्फ F तक ही भरते, F के बाद नहीं भरते। समझ आ रहा है? खैर, S स्टैंड्स फॉर शार्प, P stands for principal, D stands for diffused, F stands for fundamental, G stands for degenerate। तो ये सबका नाम है, उस नाम पे ही ये S, P, D, F पड़ा है। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, डिजेनरेट, फंडामेंटल एटसेट्रा। They are basically orbitals. They are basically orbitals. क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तीनों का स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब हम r डिस्टेंस पे गए तो वहां पर मेरे को कितना प्रोबेबिलिटी मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी इक्वल टू r स्क्वायर ऑफ r. जब r फंक्शन को स्क्वायर कर देंगे तो वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा. थीटा और फाई वाले फंक्शन को स्क्वायर कर देंगे तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है. एंगुलर मतलब आर फिक्स, एंगल अब हम घुमाए तो मेरे को कहां कहां प्रोबेबिलिटी मिला. समझ में आ रहा है? आर फिक्स है, अब थीटा पे एक वैल्यू थीटा पे कितना प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर प्रोबेबिलिटी. समझ में आ रहा है ये बात? खैर तुम ऐसे समझो, अगर मान लो ये डंबल शेप मिला तो ऐसा क्यों मिला. एट अ डिस्टेंस आर मेरे को प्रोबेबिलिटी मिला, ठीक, लेकिन हम जैसे ही एंगल को घुमाने लगे, जैसे ही एंगल को घुमाने लगे तो प्रोबेबिलिटी यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, और वर्टिकल जैसे ही हुआ प्रोबेबिलिटी 0 हो गया. इसलिए ऐसा शेप आया होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? खैर जब हम इसका फंक्शन लिखेंगे तो और समझ में आएगा. रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर आर. देन व्हाट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी? रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आर स्क्वायर आर इंटू डीवी. छोटा सा वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे समझो कि अगर ये एक्स वाई जेड था, है ना, एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर, वहां तो उस पॉइंट पे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिला, उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम, तो सबसे इनफिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे कंप्लीट स्पेस के लिए. समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो कि हम यहां से यहां तक गए तो मेरे को कुछ प्रोबेबिलिटी मिला, डेंसिटी मिला, डेंसिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे. तो हम लोग आर डिस्टेंस पे क्या मान लेते हैं? अ वेरी थिन स्फेरिकल शेल, वेरी थिन स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr. आर डिस्टेंस पे एक बहुत ही थिन स्फेरिकल शेल मान लेते हैं एट ऑफ अ थिकनेस dr. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? dv तो होगा, dv ही तो होगा. अब इसका वॉल्यूम निकालो. इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब. यही मिलेगा ना? बाहर वाला शेल का वॉल्यूम माइनस अंदर वाला शेल का वॉल्यूम विल गिव यू द शेल थिन डी आर थिकनेस का शेल का वॉल्यूम मिलेगा. जरा सॉल्व करना तो क्या आ रहा है, जरा कॉपी पे कॉपी करो यहां से यहां तक ये सब. रेडियल प्रोबेबिलिटी माने आर डिस्टेंस पे कितना प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी. यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी. डेंसिटी में वॉल्यूम डीवी मल्टीप्लाई करो तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा. वॉल्यूम कैसा? डीवी. और उसके बाद हम उसको पूरे स्पेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे. क्लियर है ये चीज? कितना आ रहा है ये डीवी? कितना आ रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब बता क्या होता? 4/3 पाई कॉमन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. ठीक? अरे यहां माइनस आर क्यूब हो गया. आर क्यूब कट गया बेटा. डी आर क्यूब टेंडिंग टू 0, डी आर क्यूब टेंडिंग टू 0. 0 मान सकते हैं ना यार? dx या dr तो अपने आप में बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है. अरे dx और dr अपने आप में बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है जिसका क्यूब या स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 टेंडिंग टू 0. सो अल्टीमेटली इट विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब तो कट गया. 3r स्क्वायर dr ही तो बचेगा और यहां भी तो dr इंटू dr स्क्वायर आएगा. dr स्क्वायर को भी हम 0 मान सकते क्योंकि बहुत ही छोटा क्वांटिटी का स्क्वायर क्यूब ये सब क्या होगा? 0. तो 3 कट गया, क्या बचा? 4 पाई आर स्क्वायर dr.
So what is radial probability? Radial probability is always equal to r square r multiplied by 4r square dr. R square r multiplied by 4r square dr. हम लोग तो श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करके साई इज इक्वल टू एक फंक्शन निकाल लेते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वाला इक्वेशन में बिठा के चेक करते हैं कि कौन सा एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। क्लियर? तो n इज इक्वल टू 1 पे क्या आया था? साई 1, और इसी का हम नाम क्या दे दिए थे? 1s। तो ध्यान रहे कि रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s जो आया वो हम लिख दे रहे हैं यहां पर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने का जरूरत नहीं है। 2 अपॉन a0 का पावर 3/2 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 where a0 is a constant, sigma is 2rz upon n a0, और a0 जो है वो बेसिकली h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, जो कि आया था वैल्यू 0.529। a0 का वैल्यू कांस्टेंट, दैट इज 0.529। ये रेडियल फंक्शन आया। सॉल्व जब किया गया तो आखिर साई 1 क्या है, या साई 1 का रेडियल फंक्शन या r वाला पार्ट कितना निकला? इतना निकला। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से रेडियल फंक्शन ऑफ 2s भी हम लोग को पता चला 1/2√2 a0 का पावर 3/2 इंटू 2 माइनस ऑफ सिग्मा e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ये सब सिग्मा डिफाइंड है। देखो ये इक्वेशन को आपको रटना नहीं है, सवाल में आपको इक्वेशन दिया होगा, कैसे सवाल बनते हैं वो भी हम कराएंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि जो साई 1 जो निकाले हम लोग, वो साई 1 में r भी होगा, थीटा भी होगा और फाई भी होगा। हम सिर्फ r वाले का बात कर रहे हैं। तो 1s का ये आया, यहां तो साई 1 और साई 2 दोनों आया था, 2s और 2p। तो 2s वाले का ये इक्वेशन, 2p वाले का r of r 2p, दैट इज 1/2√6 a0 की पावर 3/2 सिग्मा e की पावर माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2। सिमिलरली r 3s के लिए आया 1/9√3 a0 की पावर 3/2 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। r of r 3p जो आया वो था 1/9√6 a0 की पावर 3/2 4 माइनस ऑफ सिग्मा e की पावर माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2। r of r रेडियल फंक्शन ऑफ 3d was 1/9√3 a0 टू द पावर 3/2 सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। इस तरीके से रेडियल वेव फंक्शंस अलग अलग ऑर्बिटल के पाए गए। अब देखो हम लोग कुछ प्लॉट्स बनाएंगे। 1s का प्लॉट, अगर हम तुमसे बोले कि रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, r of r वर्सेस r, 1s का कैसा बनेगा? 1s का कैसा बनेगा? तो 1s का देख, ये तो कांस्टेंट है e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 और सिग्मा में r है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू r। मैंने e की पावर माइनस ऑफ r बाई समथिंग कांस्टेंट, e की पावर माइनस x का ही तो ग्राफ बनेगा, है कि नहीं है? तो r के अनुसार इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल। अगर हम r 0 पुट कर दें
तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। सिग्मा का वैल्यू 0 माने e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो r ऑफ r इज अ कांस्टेंट एट r इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ यहां से बेसिकली शुरू होगा। r 0 पे भी तो r ऑफ r का कोई वैल्यू है। कितना वैल्यू है? 2/a0 की पावर 3/2। लेकिन खैर नेचर तो ग्राफ का ऐसे ही आएगा। दूसरा देखो, अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी r² r वर्सेस r को प्लॉट करें तो सिर्फ स्क्वायर ही तो कर दिए। स्क्वायर किए मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ सिग्मा। ग्राफ का नेचर तो एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, तो अल्टीमेटली ये भी ग्राफ जो रहेगा वो नेचर इसी तरीके से आएगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। कट करता है क्या? एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं करेगा। ठीक। अब तीसरा प्लॉट का r² r मल्टीप्लाइड बाई 4r² dr। लेट dr इज यूनिट लेंथ। लेट dr इज यूनिट लेंथ। एक तरह से ये प्रोबेबिलिटी ही तो दे रहा है। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, मतलब कि हम उसको एक dr को क्या मान लिए? यूनिट लेंथ अगर माने तो r² r इंटू 4πr² क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी। दिस वाज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एज वी मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीजेस। लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नेचर वर्सेस r? तो जब 4πr² इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा हो जाएगा ना। देखो ध्यान दो, r² r इंटू 4πr² कैसा दिखेगा इसका? 4/a0 का क्यूब e की पावर माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 4πr²। ऐसे ही हो जाएगा ना। 4πr², इसको स्क्वायर किए, इसको स्क्वायर किए, पहले स्क्वायर किए और उसमें 4πr² मल्टीप्लाई कर दी। अब बता, इफ r इज 0 देन दिस क्वांटिटी इज 0। If r is 0 then this quantity is 0। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं होता। प्रोबेबिलिटी इज 0। और जैसे जैसे r बढ़ेगा, ग्राफ का नेचर ऐसा, ये ग्राफ का नेचर ऐसा मिलता है 1s में। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसा भी पॉइंट आया जहां पर प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। 1s में भी एक ऐसा पॉइंट है। 1s कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। 1s ऑर्बिटल कहां से कहां तक है? ऐसे समझना, ये 1s स्फेरिकल आया था न्यूक्लियस, यहां से यहां तक 1s ऑर्बिटल है, यहां से यहां तक 1s ऑर्बिटल है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा है? नियरली 0 हो जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इसके बाद प्रोबेबिलिटी 0 हो जा रहा है। क्लियर? मतलब इस 1s ऑर्बिटल के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। यस और नो? और जब ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो कैलकुलेट भी कर लेंगे। मैक्सिमा मिनिमा आप लोग को निकालने आता है? डिफरेंशिएट करके तो इक्वेट कर देना है 0। वो काम भी हम लोग करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना, 1s ऑर्बिटल में जब ये डिस्टेंस निकाला गया इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इट केम 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो बोर मॉडल भी कोई खराब मॉडल नहीं है। श्रोडिंगर भी बता दिया कि पहला शेल में इलेक्ट्रॉन होने की संभावना कहां पर? 0.529। और बोर मॉडल के हिसाब से भी पहला शेल का रेडियस कितना निकलता था? 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इससे भी हम लोग प्रूफ कर देंगे कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे ही इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? आप नोट कर लो। Similarly, when we plot the graph for 2s, radial wave function versus r, radial distance 2s को देख। अगर r 0 तो सिग्मा 0, सिग्मा 0, सिग्मा 0, ये दोनों 0 हो गया, ये तो 1 हो गया। एक कांस्टेंट मिलेगा, है कि नहीं?
अब बताओ कि ये R और कहां कहां जीरो हो सकता है, तो तुरंत बोलोगे सिग्मा इक्वल टू 2 पे जीरो हो जाएगा। ये एक और जगह जीरो होगा ना, सिग्मा इक्वल टू 2 पे। तो खैर ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो यहां से शुरू होगा, इस ग्राफ का नेचर ध्यान रखना। ये ग्राफ ऐसे आता है, यहां पर भी जीरो होता है और उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ता है। यही है सिग्मा इक्वल टू 2 पे एक बार और जीरो हुआ, एक बार तो सिग्मा 2 पे R जीरो होगा और एक सिग्मा इक्वल टू इनफाइनाइट मान लो, वो भी जीरो होगा। यस और नो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। क्लियर? यहां समझ में आ रहा है जीरो? ठीक। अगर हम लोग R स्क्वायर R वर्सेस R करें, स्क्वायर कर दें, तो जो ये आया उसका स्क्वायर ही तो करना है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव। सो द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब बता 2s ऑर्बिटल कहां से कहां तक है? यहां से लेकर, न्यूक्लियस से लेकर यहां तक है कि नहीं? लेकिन इस 2s ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ रहा है? जीरो। अब तुम सोच, ये क्लासरूम ऑर्बिटल है, क्लासरूम ऑर्बिटल के अंदर स्टूडेंट है, लेकिन अगर हम इस लाइन के अलोंग मूव करेंगे तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टूडेंट जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां जीरो मिलेगा, यहां पर भी जीरो मिलेगा। तो एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसा एरिया जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इट इज कॉल्ड नोड्स। इट इज कॉल्ड नोड्स। व्हाट इज नोड्स? इट इज दैट एरिया within the orbital where the probability of finding the electron is zero। तो रेडियल फंक्शन में जब नोड मिलता है तो उसे हम लोग रेडियल नोड कहते हैं। समझ में आया? रेडियल फंक्शन, जैसे मान लो हम यहां पर हैं और हम r डिस्टेंस पे वहां तक गए तो मेरे को प्रोबेबिलिटी मिला, लेकिन उसके आगे क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी जीरो हो गया ना। तो ऐसे नोड जो रेडियल डिस्टेंस पे मिलता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। उसे हम लोग बोलेंगे रेडियल नोड। नोड भी दो प्रकार के होते हैं, रेडियल नोड और दूसरे को कहते हैं हम लोग एंगुलर नोड। जब हम एंगल घुमाएंगे तो हो सकता है कि कहीं कहीं मेरे को प्रोबेबिलिटी जीरो मिले, तो उसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर नोड। खैर, कितने रेडियल नोड मिले 2s में? एक। यहां से तो शुरू हुआ न्यूक्लियस, यहां तो ऑर्बिटल खत्म हो रहा है, तो ऑर्बिटल के अंदर जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो, उसे हम लोग बोलते हैं नोड, रेडियल नोड। समझ में आ रहा है? उसके बाद R स्क्वायर R इंटू 4 पाई R स्क्वायर वर्सेस R, प्रोबेबिलिटी सेम। जब R स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो R जीरो पे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आता है। यहां प्रोबेबिलिटी जीरो था ना, जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है तो प्रोबेबिलिटी भी जीरो। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेडियल नोड है, 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड है, ऐसे समझो। s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं है, 1s में कोई रेडियल नोड नहीं है, लेकिन 2s में तो एक रेडियल नोड है। समझ में आ रहा? अब देखो, 1s में कोई नोड नहीं है मतलब कि हर जगह डॉट मिला। समझ इस चीज को। 2s ऑर्बिटल भी स्फेरिकल इन शेप होगा, यहीं पे न्यूक्लियस है, इसमें भी हर जगह डॉट लग गया, प्रोबेबिलिटी मिला, लेकिन एक ऐसा एरिया भी है अंदर में जहां पर वो डॉट नजर नहीं आया, या उसको हम दूसरा कलर से कर दे रहे हैं।
कुछ ऐसा समझना, ये पिंक वाला जो एरिया है ना, ये पिंक वाला एरिया में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या था? 0। दैट इज अ रेडियल नोड। इधर भी प्रोबेबिलिटी है, इधर भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस एरिया में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0। सो 2s ऑर्बिटल हैज 1 रेडियल नोड। ठीक, अब ध्यान दो, आगे का ग्राफ हम आगे बताएंगे। देख, ये न्यूक्लियस 1s सर्कल, तो 2s कहां है सर? उसी एटम में, उसी एटम में ये है 2s, यही है 3s। सारे s को इमेजिन कर रहे हैं एक साथ, तो सारे s को आपको ऐसे इमेजिन करना है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब समझ, अगर ये 2s है तो नोड कहां मिला? 1s का बाउंड्री पे, मतलब ये 2s ऑर्बिटल के अंदर ही 1s ऑर्बिटल भी होता है। एक तरह से हम मान सकते हैं ना कि 2s ऑर्बिटल के अंदर ही 1s ऑर्बिटल होता है, और 1s जहां खत्म हुआ वहीं पे प्रोबेबिलिटी 0 मिला, फिर 2s शुरू हुआ, ऐसे समझेंगे ना? तो इधर भी प्रोबेबिलिटी, इधर भी प्रोबेबिलिटी, 2s ऑर्बिटल। बात समझ में आ रहा है? हालांकि 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा नोड के इस तरफ होने की ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किधर है? नोड के उस तरफ। 2s में इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा समय बिताता है? नोड के उस तरफ, मतलब इस एरिया में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है 2s की, यहां होगा 1s का। अरे इमेजिन कर पा रहे हो? 1s का इलेक्ट्रॉन कहां? नोड के इस तरफ। 2s का इलेक्ट्रॉन कहां? उसके नोड के उस तरफ। वैसे जब 3s का बनाएंगे ना, उसमें 2 रेडियल नोड मिलेगा, और वो 2 रेडियल नोड क्यों मिल रहा है? एक तो यहां के लिए और एक यहां के लिए। और 3s का इलेक्ट्रॉन कहां लाई करेगा? इस एरिया में। समझ, थोड़ा फील आ रहा है? अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका तुमको 10% भी समझ में आ रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर IIT। अब समझ जाओ, हम पढ़ा तो रहे हैं पूरा डिटेल में, हाँ, एक ही काम नहीं कर रहे, बस सॉल्व नहीं किए। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व भी होता है, लेकिन वो तुमको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसका जो बेसिक आइडिया है, जैसे जैसे ये डेवलप हुआ थियरी, वो सब हम बता रहे हैं। लेकिन कोशिश करो समझने का। सारे p ऑर्बिटल कैसे इमेजिन करोगे? इस तरीके से 2p, 3p, 4p, सब कॉन्सेंट्रिक। सारे d कैसे इमेजिन करोगे? वैसे ही कॉन्सेंट्रिक। अब तुम खुद सोचो कि एटम को एक साथ सारे s, एक साथ सारे p, एक साथ सारे d अगर इमेजिन करने पड़े तो क्या सिचुएशन बन जाए? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल को अलग अलग इमेजिन करते हैं। हर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड ही है। समझ में आ रहा? चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके आना।